नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक प्रगतिवादी इतिहासकार राजीव पटेल द्वारा लिखित पुस्तक भ्रम का पुलिंदा, जिसमें वे पाषाणकालीन गतिविधियों के विषय में बताते हैं। और वो यह कहते हैं कि जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथों को बहुत पहले लिखा गया, 50,000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले ऐसी कोई धार्मिक गतिविधि चल रही थी, उनको वो बताते हैं कि देखिए, भारत में जो संस्कृतियां मिली हैं वो पाषाणकालीन संस्कृतियां मिली हैं। और उन संस्कृतियों में कहीं भी ना तो रामायण, ना ही महाभारत और ना ही किसी ऐसे पुराण के संदर्भ प्राप्त होते हैं, ना ही कोई ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राजीव पटेल इसी क्रम में आगे बताते हैं कि किस तरीके से शैलकृत गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया है आदि मानवों के द्वारा, उसको कई प्रगतिवादी विद्वान चैलेंज करते हैं दक्षिणपंथी विद्वानों के संदर्भों को लेकर, जहां दक्षिणपंथी विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर हमारे रामायण के संदर्भ दिए गए हैं या महाभारत के संदर्भ दिए गए हैं या किसी धर्म ग्रंथ से संबंधित चित्रों को यहाँ चित्रांकित किया गया है। तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस, प्रगतिवादी विद्वान सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ पाषाणकालीन गतिविधियां हैं। और किस तरीके से उदाहरण दे करके वो समझाते हैं, इस वीडियो में हम इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भ्रम का पुलिंदा राजीव पटेल द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम है भ्रम का पुलिंदा। इसके लेखक राजीव पटेल जी हैं, सह लेखक इसके संजय कुमार सिंह हैं। इन्होंने भी यहाँ धम्म लिपि में अपना नाम अंकित करवा रखा है। सम्यक प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। राजीव पटेल अपनी पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में बताते हैं कि भारत की जो मूल सभ्यता है वो प्रागैतिहासिक काल में भी दिखाई देती है। तो क्या कहते हैं, भारत में मानव सभ्यता का उद्भव प्रामाणिक तौर पर पाषाण काल से मिलता है। तो यहाँ पे मानव सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि मानव सभ्य हो गया है, बल्कि राजीव पटेल जी यहाँ कह रहे हैं कि जो मानवीय गतिविधियां हैं उनका उद्भव हमें पाषाणकालीन चरण के रूप में दिखाई देता है। वैसे इस समय कोई लिखित प्रमाण नहीं है, फिर भी उस समय मानव होने का काफी प्रमाण वर्तमान समय में उपस्थित है, जिसे कोई भी अपनी आंखों से देखकर मानव होने का एहसास कर सकता है। लिखा हुआ कुछ नहीं मिलने की वजह से इसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग वह युग है जब मानव पत्थरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता था, जैसे पत्थरों से बनी गुफा में रहना, पत्थरों के बने औजार से जानवरों का शिकार करना, पत्थरों को टकराकर घर्षण से आग पैदा करना। पाषाण काल को विस्तार से समझने के लिए इसको 3 चरणों में बांटा गया है, जिसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल। प्रागैतिहासिक युग का वह समय था यह जब होमोसैपियंस या आधुनिक मानव का उदय और उसका आरंभिक विकास हुआ। मतलब पाषाणकालीन जो मानवीय गतिविधियां हैं वो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के फिर होमोसैपियंस तक आती हैं। तो इस तरीके से पाषाण काल में ऐसे ही मानवों का अस्तित्व था। इस समय मानव ने जानवरों के शिकार हेतु नुकीले पत्थर और औजार के रूप में उपयोग करना सबसे पहले प्रारंभ किया। तो इस समय विशेष रूप से बड़े आकार के पत्थरों का प्रयोग मानव द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान मानव बनने का क्रमिक विकास भी हो रहा था। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हो जाता है। भारत में पुरा पाषाण काल के अवशेष इलाहाबाद की बेलन घाटी, वर्तमान पाकिस्तान की सोहन घाटी, तमिलनाडु के कुरनूल, कर्नाटक के हुड़संगी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के डिडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट
तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत ही कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों तथा औजारों के प्रकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल में विशेष रूप से हस्तकुठार, खंडक, विदर्ड़ी, हैंड एक्स, क्लीवर जैसे उपकरणों का प्रयोग किया गया था। मध्य पुरापाषाण काल में फलक पर बने हुए उपकरण बेधनी और छेदनी, खुरचनी आदि की बात कही जाती है। यहाँ पर पाषाण उपकरणों को दिखाया गया है और यहाँ एक आदि मानव के कंकाल के खोपड़ी के भाग को दिखाया गया है। उच्च पुरापाषाण काल में जो औजार थे वो बहुत ही फाइन थे, पतले थे, जिनमें ब्लेड, ब्लेडलेट और ब्यूरिन की चर्चा आती है। उच्च पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं वो भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के पठारी क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में यह माना जाता है कि लघु अश्म बनाए जा रहे थे और यह नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के मध्य का काल है। कुछ विद्वान इस काल को 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानते हैं। नवपाषाण काल में मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि प्रारंभ होती है। मध्य पूर्व में 8 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास यह प्रारंभ होता है। यह पाषाण युग का अंतिम चरण माना जाता है। नवपाषाण काल में नहीं बल्कि मध्य पाषाण काल में ही शैल चित्रों का निर्माण होने लगा था, जो आज पहाड़ी क्षेत्रों की गुफाओं में दिखाई देता है। लेकिन आज के कुछ ज्यादा ही स्वार्थी भ्रमशील इतिहासकार हैं जो उस प्रकार के बने चित्रों को किसी मान्यता से जोड़कर परिभाषित करने का दिन रात प्रयास करते हैं। इस प्रकार के प्रयासों को आप कितना उचित और कितना अनुचित कहेंगे वह स्वयं तय करें। मध्य प्रदेश की भीमबेटका और देउर कोठार या देव कोठार की पहाड़ी गुफा में मिलने वाले कुछ चित्रों को रख रहा हूं। तो राजीव पटेल जी यहाँ कुछ चित्रों की चर्चा कर रहे हैं जो भीमबेटका में मिले हुए हैं और देउर कोठार में मिले हुए हैं। इन गुफाओं में मिले हुए चित्रों का संबंध किसी मान्यता से जोड़ करके देखना कितना सही है, कितना गलत है, इस विषय में राजीव पटेल जी के विचारों को अवश्य जानें। वे कहते हैं कि उन चित्रों को देखकर आप लोग स्वयं अनुभव करें कि पाषाणकालीन युग में गुफा में रहने वाला मानव अगर कोई चित्रकारी करता था तो क्या वह आज के भ्रमशीलों, वो बताते हैं कि जो भ्रम फैलाने वाले इतिहासकार हैं उन्हें वो भ्रमशील इतिहासकार कहते हैं, तो भ्रमशीलों के काल्पनिक कथा पात्र राम, सीता, कृष्ण और अर्जुन के सभ्यता वाला पात्र का सदस्य बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों का संबंध कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी इतिहासकार अपने काल्पनिक कहानियों से जोड़ करके देखते हैं, विशेष रूप से जिन्हें महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है उन कैरेक्टरों से मिलाने का प्रयास करते हैं। और इसी बात को लेकर के राजीव पटेल जी आगे एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं कि ठीक उस कहानी की तरह जैसे वहां बात सिद्ध नहीं होती वैसे यहाँ भी बात सिद्ध नहीं होती कि ये सब कुछ धार्मिक ग्रंथों के चित्र हो सकते हैं या धार्मिक ग्रंथों से संबंधित हो सकते हैं। तो कहानी का मेन मोटो क्या है? इस कहानी में एक न्यायप्रिय प्रतापी राजा है जो अपने दरबार में जटिल से जटिल वाद विवाद को बहुत आसानी से हल कर देता है। ऐसे में एक दिन दरबार में 4 व्यक्ति एक गोलाकार पत्थर लेकर के आते हैं और उस पर अपना अपना आधिपत्य जताने लगते हैं। राजा से गुहार लगाते हैं कि वो हमारे विवाद को सुलझाएं कि यह पत्थर आखिर में है किसका या इस पर किसका अधिकार होना चाहिए।
तो राजा ने पहले उस पत्थर को गौर से देखा, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, कोई सिंबल नहीं मिला। तो राजा ने अंत में उन लोगों का परिचय जानना चाहा। तो परिचय के क्रम में पता चला, पहले ने अपने को सुनार बताया, तो दूसरे ने अपने को सुतार या लकड़ी का मिस्त्री, तीसरे ने शिल्पकार और चौथे ने कथाकार के रूप में अपना परिचय दिया था। तो अब ये जो राजा हैं ये सारा माजरा समझ गए और उन्होंने चारों व्यक्तियों को पत्थर के वारिस बनने के झगड़े को शांत करने के लिए कहा कि तत्काल रूप से एक हाथी और 4 अंधे व्यक्तियों को उपस्थित किया जाए। हाथी और 4 अंधे व्यक्तियों को उपस्थित किया गया और अब राजा ने दरबार में पूर्व वाले पत्थर के विवाद को सुलझाने हेतु हाथी को दरबार में बीचों बीच बंधवा दिया। अब उन चारों अंधे व्यक्तियों से राजा पूछता है कि आप लोग बताओ कि दरबार के बीच में क्या रखा है। चारों अंधे व्यक्ति बारी बारी से बीच में बंधे हाथी के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं ताकि राजा को बता सकें कि दरबार में क्या रखा है। पहले वाला अंधा व्यक्ति स्पर्श करता है और उसको हाथी का पैर मिल जाता है, तो वो कहता है कि शायद ये किसी पेड़ का तना है। दूसरे अंधे व्यक्ति को हाथी का सूंड मिल जाता है, तो वो बताता है कि कुछ ऐसा लंबा सा सूंडनुमा कोई पाइप है। फिर तीसरे अंधे व्यक्ति को मौका मिलता है, तो वो जा करके हाथी की पूंछ पकड़ लेता है, तो उसको लगता है कोई झाड़ू की तरीके से वस्तु है। और पत्थर वाले जो फरियादी थे वो भी इस घटना को गौर से देख रहे थे। अंत में चौथे अंधे व्यक्ति को बताना था, वो बड़े असमंजस में था कि मेरे द्वारा जो भी अवलोकन किया जाएगा वो सही होगा या गलत। खैर डरते डरते उसने हाथी के पास जा करके उसके दांत को पकड़ लिया। अब उसने कहा कि महाराज ये तो बहुत ही चिकना सा कोई खूंटा लगता है। एक हाथी को टटोलकर 4 अंधे व्यक्तियों द्वारा 4 अलग अलग प्रकार के उत्तर बताए जाने पर दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तभी राजा ने कहा कि आप लोगों के सामने दरबार में ये जो 4 आंख के अंधे आए और आप लोगों के सामने साकार हाथी को स्पर्श करते हुए चारों ने जिस प्रकार से सच्चाई से अलग अलग होना सुनिश्चित किया है, उसी प्रकार आप लोग भी इन्हीं चारों व्यक्तियों के जैसा अपने विवेक रूपी ज्ञान के अंधे होने की वजह से एक पत्थर को अपनी अंधी अनुभूति द्वारा अलग अलग बता रहे हैं, जबकि यह सच्चाई से कोसों दूर है। वस्तुतः जिस प्रकार से वह हाथी था उसी प्रकार से यह भी किसी नदी का एक पत्थर है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गोल पत्थर लाया गया था, पुजारी ने कहा, कथावाचक ने कहा कि हमारे शालिग्राम भगवान है। सुनार को लगा कि जो हम सोने का कार्य करते हैं उसमें प्रयोग होने वाला पत्थर है। ऐसे सुतार ने सोचा कि उस पर हम अपना धार तेज करेंगे औजारों का। उन चारों ने अपना अपना स्वार्थ देखा था उस पत्थर में, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये केवल पत्थर है, बल्कि लोग अपने अपने खांचे में फिट कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर जो हाथी लाया गया उसको किसी ने यह नहीं कहा कि ये पूरा हाथी है, बल्कि जिसको जो दिख रहा था उसको वही लग रहा था। इसीलिए ये लोग दिमाग से अंधे हो गए थे और सभी लोग उस पत्थर को प्राप्त करना चाह रहे थे। राजीव पटेल जी कहते हैं, अब तो आप लोग इस कहानी द्वारा समझ गए होंगे कि यह शैल चित्र भी पाषाण काल के रहे किसी कलाकार की अनुभूति की परिकल्पना मात्र है। इसका आज की मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। तो वो वही बताना चाह रहे थे कि जो चित्रकारी की गई है दरअसल उसका किसी भी मान्यता से, किसी ईश्वर से, किसी भगवान से, किसी देवी देवता से कोई लेना देना नहीं है। कोई सुपरस्टिशियस गॉड वहां पे नहीं चित्रित किए गए हैं, बल्कि वो पाषाण कालीन किसी व्यक्ति की या किसी कलाकार की अनुभूति की परिकल्पना मात्र है जो दीवारों पर चित्रित की गई है।
राजीव पटेल जी आगे कहते हैं कि ऐसे तो पाषाण सभ्यता की खोज अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के तथाकथित भ्रमिक ज्ञानी मनीषियों में किसी को भी पाषाण काल जैसी कोई सभ्यता की जानकारी नहीं थी। उसके पूर्व तो तथाकथित भ्रमिक ज्ञानियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से करोड़ों वर्ष की सभ्यता का नाम सतयुग और द्वापर रखा था, जिसमें काफी विकसित संस्कृति और उड़न खटोला से चलने वाले लोगों का वर्णन है। भ्रमिक ज्ञानियों, तुम्हारे पूर्वजों के पास तो आग्नेयास्त्र, मिसाइल, संहारक चक्र, विशाल गदा से लैस सभ्यता वाले लोगों का वर्णन है। तो वो अब पूछते हैं लोगों से कि जब आपके पास इतने महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं, तो फिर वैसी संस्कृति की जगह पर गुफा में रहने वाली पाषाण सभ्यता का मिलान कैसे कर रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि यदि वाकई में आपकी सभ्यता इतनी डेवलप थी, तो फिर आप पाषाण कालीन जो गुफाएं हैं और उसमें जो चित्रण किया गया है, उनसे अपने देवताओं की तुलना आप क्यों करने में लगे हुए हैं? पाषाण काल के समय तो तन को ढकने हेतु वस्त्र का आविष्कार भी नहीं हुआ था। फिर उस चित्रकारी से सतयुग और द्वापर के पात्रों की युगलबंदी करने वाले भ्रमशील ज्ञानी गणों, आपके पूर्वज लोग कपड़ा कैसे पहनते थे? तो बात वहीं आ गई कि पाषाण काल में मानव निर्वस्त्र होकर चलता था। कपड़े के रूप में ज्यादा से ज्यादा जानवरों की छाल एकत्रित कर लेता था, लपेट लेता था। उससे कहीं कुछ तंबू भी बना सकता है, या बहुत करता होगा पेड़ के पत्तों को लपेट लेता होगा। लेकिन यहाँ जो धार्मिक ग्रंथों में चर्चा आती है, यहाँ पर बहुत विकसित सभ्यता की बात की जाती है, जिसमें अच्छे अच्छे गहने पहने हुए देवी देवता आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, उनके परिधान अच्छे हैं, सवारी उनकी अच्छी है, अच्छे रथों से घूम रहे हैं, तो इस तरीके से अच्छे महलों में रह रहे हैं। जबकि पाषाण काल में तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए राजीव पटेल जी ऐसे लोगों को भ्रमवंशी कहते हैं, भ्रमजाल वाला कहते हैं, और अंत में बताते हैं कि जो भ्रमशील ज्ञानी गण हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता है कि पाषाण कालीन किसी मानव, किसी कलाकार द्वारा जो अभिव्यक्त किया गया चित्रांकन है, उसको अपने देवी देवताओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जबकि देवी देवताओं का कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता, उनके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि एक प्रगतिवादी इतिहासकार कैसे तर्कों के साथ लोगों की बातों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि जितने भी गुफा चित्र बने हैं वो पाषाण कालीन मानवों के मस्तिष्क की उपज थी, ना कि किसी देवी देवता को चित्रित करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।